एनडीए सरकार जो घुसपैठिए हैं एक एक की पहचान कर रही है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने में जुटी है। बंगाल में एक भी व्यक्ति घुसपैठ नहीं कर पाएगा, ये भाजपा का वादा है, वादा है। This has to be done in a certain manner following the legal procedure, which we see is not being, which probably is not being followed because the haste with which this has been announced, it just shows that, you know, that very Hindutva kind of a agenda. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। अच्छा दोस्तों, शिवेंदु के सत्ता में आते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों पर एक्शन शुरू हो गया है। वैसे तो ये घुसपैठिए बीजेपी की सरकार आने के बाद से ही खुद ही भागने लगे थे, लेकिन जो अभी भी कुछ उम्मीद में थे कि शायद भारत में अभी भी मुफ्त की रोटी तोड़ इस देश को अपनी गंदगी फैलाकर खोखला करते रहेंगे, उनके लिए मालदा में पश्चिम बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर शुरू हो चुका है, जहां फिलहाल 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। इनमें महिलाएं और नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि ये लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे और अब इनके डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरीफाई किए जाएंगे। अब आखिर ये होल्डिंग सेंटर है क्या? देखिए, सबसे पहले कंफ्यूजन यही है कि लोग इसे सीधे डिटेंशन सेंटर समझ रहे हैं, जबकि सरकार दोनों को अलग बता रही है। अब इसे सरल भाषा में समझे तो होल्डिंग सेंटर एक टेम्पररी प्लेस है जहां संदिग्ध विदेशी नागरिकों को कुछ समय के लिए रखा जाएगा। इस दौरान उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, नागरिकता की जांच होगी और अगर वो इलीगल पाए गए तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। वो वाली प्रोसेस भी शुरू हो जाएगी। अब सरकार के मुताबिक यहाँ किसी को अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तक ही रखा जाएगा। मतलब टेक्निकली ये वेरिफिकेशन जोन है, लेकिन ऑपोजिशन इसे डिटेंशन कैंप का सॉफ्ट वर्जन बता रहा है। पश्चिम बंगाल में पहली बार संदिग्ध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए होल्डिंग सेंटर शुरू किया गया है। मालदा में बनाए गए इस सेंटर में फिलहाल 9 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को रखा गया है। पुलिस के मुताबिक इनमें कई महिलाएं और नाबालिग भी शामिल हैं। सभी को हाल ही में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें इस नए होल्डिंग सेंटर में शिफ्ट किया गया है। ये तो पहले से हम लोग एक्चुअली अपना जो घोषणा पत्र जब हम लोग दिए थे, हमारे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो घोषणा पत्र को यहाँ चुनाव के पहले जब लोकार्पण किया था बीजेपी का घोषणा पत्र में, वो लिखा हुआ था जो घुसपैठिया हैं, इन घुसपैठिया को यहाँ से एक एक करके चुन निकालेंगे और उसके बाद जो करनी है वो सरकार करेंगे, भाजपा का सरकार करेंगे। वो तो शुरू हो गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री CM साहब आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी जैसे काम कर रहे हैं। घोषणा पत्र को पूरा सा पूरा आज लागू करने जा रहा है। जो घोषणा पत्र, भाजपा का घोषणा पत्र में जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो लोकार्पण किया गया था, वो आज उस हर जगह इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गया। क्योंकि पहले एक पहला कदम जैसे कि उठाया जब जो सरकार बने, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शुभेंदु अधिकारी जी ने आज सबसे पहले जो काम किया वो फेंसिंग का काम। जैसे कि यहाँ 569 किलोमीटर जो सीमांतवर्ती इलाका है जहाँ पे एक्चुअली फेंसिंग होना चाहिए, तो उसका काम शुरू हो गया। आज वहाँ पे फेंसिंग भी होगा और घुसपैठिया पूरा सा पूरा रुक जाएगा। कोई घुसपैठिया यहाँ पे अंदर नहीं आ पाएगा। और जो लोग अंदर में हैं, कुछ लोग तो ऑलरेडी भाग गया, यहाँ से चला गया, और जो लोग अभी भी बचा हुआ है वो सबको चुन निकालेंगे और सबको उसी जगह में डिटेंशन कैंप में लेके जाएंगे। जो पहले TMC वाले ने जो ऐसे एक फैला रहा था, सबको डिटेंशन कैंप में लेके जाएगा, मुस्लिमों को लेके जाएंगे। वैसा नहीं है ये सरकार। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास के संकल्प को लेके काम शुरू किया। सबके लिए है, भाजपा सबके लिए है, कोई किसी एक जन के लिए नहीं है, एक समुदाय के लिए नहीं है, कोई समुदाय के कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग चला रहा था। तो आज क्या होगा, वो हर सब जो यहाँ पे घुसपैठिया जहाँ पे बचा हुआ जो अभी भी हैं, इधर उधर घूम रहा है, उनको चुन निकालेंगे, वहाँ पे सबको डिटेन करेंगे। ये तो पहले ही करना चाहिए था, लेकिन आगे पहला का गवर्नमेंट वो तो तोषण करता था, अनुप्रवेशकारी को बढ़ावा देता था, उग्रपंथी का बढ़ावा देता था, वो नहीं किया। तो इस गवर्नमेंट आके
जो एग्जिस्टिंग रूल्स था उसको मान्यता दे के ही वो होल्डिंग सेंटर किया है। और जो अनुप्रवेशकारी अवैध अनुप्रवेशकारी आएगा, घुसपैठिया आएगा, उसको हम बांग्लादेश भगाएंगे। पुशबैक का सिस्टम क्या है? पुशबैक से आइन है, इसका आइन है, स्पेसिफिक आइन है, लॉ है स्पेसिफिक, उसके मार्फत जो होगा वही होगा। ऐसा भी देखा गया है कुछ लोग जो इलीगल तरीके से आए थे उन लोगों का जो सजा था वो खत्म हो गया, फिर भी उनकी देश या बांग्लादेश उन लोगों को नहीं लेना चाह रहा है, इसके क्या? उसको तो जाना ही पड़ेगा। हमारा देश में तो कोई धर्मशाला नहीं है ना, हम तो यहाँ पे नहीं रहने देंगे घुसपैठियों को। कितने लोग आए हैं? अब 9 लोग थे है, उसको व्यवस्था है और आए जो लॉ है एग्जिस्टिंग उसका मार्फत जो होगा वही होगा। अब सवाल यह भी बनता है कि ये जो सेंटर शुरू हुआ है वो मालदा से ही क्यों है? देखिए, अगर आपने बंगाल की पॉलिटिक्स थोड़ी भी फॉलो की हो तो आपको पता होगा कि मालदा हमेशा से सेंसिटिव बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में गिना जाता है। सीमा के पास होने की वजह से यहां पहले भी इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग, फेक डॉक्यूमेंट्स, स्मगलिंग और इन्फिल्ट्रेशन जैसे मुद्दे सामने आते रहे हैं। इसलिए सरकार ने पहला सेंटर यहीं बनाया। अब यहां सिक्योरिटी भी काफी टाइट रखी गई है। पूरे परिसर में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। 12 पुलिसकर्मी यहां पे तैनात हैं, सिविक वॉलंटियर्स और होम गार्ड्स भी यहां मौजूद है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन इसे लेकर फुल सीरियस मोड में दिखाई दे रहा है। बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी ने घुसपैठ को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, अगर आपको याद हो। लगातार कहा गया था कि सीमा पार से इलीगल एंट्री बंगाल की डेमोग्राफी और सिक्योरिटी दोनों को प्रभावित कर रही है। अब सरकार बनने के बाद वही नैरेटिव एक्शन में बदलता दिख रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बॉर्डर फेंसिंग तेज होगी, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स की पहचान की जाएगी और उन्हें कानून के तहत वापस भी भेजा जाएगा। यानी सरकार डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट मॉडल पर काम करती दिख भी रही है। इसके साथ साथ सीमावर्ती इलाकों में फेंसिंग बढ़ाने की बात भी लगातार हो रही है ताकि फ्यूचर इन्फिल्ट्रेशन को रोका जा सके। लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं से शुरू होती है। ऑपोजिशन का कहना है कि सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को भी हिरासत में रखना काफी डेंजरस हो सकता है। उनका सवाल है कि अगर किसी गरीब के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना हो तो, अगर वेरिफिकेशन में गलती हो जाए तो, अगर किसी जेन्युइन इंडियन सिटीजन को ही सस्पेक्ट मान लिया जाए तो। अब यही वजह है कि कुछ लोग इसे एनआरसी और असम डिटेंशन कैंप कंट्रोवर्सी से जोड़कर भी देख रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने तो यह तक कह दिया कि भाई इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस करो पहले, फिर लीगली डिपोर्ट करना। सुनिए क्या कहा। Well, you see, they have named it something else, but they are actually detention centers. What we have seen, the horrible state of that in Assam and all of that. I would make a humble request, that what about those 27 lakh voters who have been, who have been denied their voting rights? And we had very funnily one of the honorable judges of the Supreme Court saying that if you have not voted this time, doesn't mean that you do not you lose your voting right for the next election. That's pretty appalling. And if you see the difference of vote is 4% between BJP and CPM, and the 27 per lakh voters is 3.99%. That's a huge thing to ponder about. Number two is that the way you have to put people in the detention center, that has a particular way. Foreign policy and this kind of things is under the central government. It happens. What is the way in the manner or what procedure is being followed? They have to be produced in court and all of that and sent back, deported to the country. That's what we see everywhere in the world. That if you're caught, if you don't have a passport and everything else, you're deported to the country. Now, what is this detention center where you are just putting, if 27 lakh people have not got the voting rights, then there is they must have found some illogical discrepancy in it, because the Supreme Court was also questioned that what is this new logical discrepancy term that had to be applied for Bengal and had not been practiced anywhere in any other state. So how do you know that out of those 27 lakh people who couldn't vote because of some kind of logical discrepancy, logically, that they have found, are not going to be people who are going to be put in the detention center? So this has to be done in a certain manner following the legal procedure, which we see which probably is not being followed, because the haste with which this has been announced, it just shows that that very Hindutva kind of agenda that Subhendu Adhikari has said on the first day itself. So there is again a lack of logic, compassion, and the manner in which they have suddenly, it was expected. It was not that it was not expected, but the proper procedure which is there, that has to be followed.
अब सोशल मीडिया पर भी लोग इसको लेकर दो हिस्सों में बंट चुके हैं। एक साइड बोल रही है फाइनली इलीगल इन्फिल्ट्रेशन पर एक्शन हो रहा है, तो वहीं दूसरी साइड बोल रही है कहीं इनोसेंट लोग टारगेट ना हो जाएं। अब सरकार का दावा है कि देखिए नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती और जो लोग अवैध तरीके से देश में रह रहे हैं उनके खिलाफ कानून के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। अब सच कहे तो यह सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, यह उस नई पॉलिटिक्स का हिस्सा बन चुका है जहां बॉर्डर सबसे बड़ा मुद्दा है, सिटीजनशिप सबसे बड़ा डिबेट है और आइडेंटिटी सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। दोस्तों, बंगाल में पहले भी एनआरसी, सीएए और इन्फिल्ट्रेशन जैसे मुद्दों पर काफी तनाव देखा गया है, लेकिन इस बार फर्क यह है कि अब यह बात सिर्फ स्पीचेस तक नहीं लिमिटेड है, ग्राउंड पर एक्शन भी दिखाई देने लगा है। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले समय में बंगाल के बाकी जिलों में भी ऐसे ही होल्डिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो बड़े स्तर पर वेरिफिकेशन ड्राइव्स आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर चेकिंग बढ़ सकती है, फेक डॉक्यूमेंट्स नेटवर्क्स पर भी एक्शन हो सकता है और बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी और भी टाइट हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही लीगल चैलेंजेस और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट भी बढ़ सकते हैं और वो आपको देखने को मिलेंगे। बंगाल का पहला होल्डिंग सेंटर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये आने वाले समय की पॉलिटिक्स का ट्रेलर है। एक तरफ लोग इसे नेशनल सिक्योरिटी का मजबूत कदम बता रहे हैं, दूसरी तरफ लोग डर रहे हैं कि कहीं इसका मिसयूज ना हो जाए। लेकिन एक बात क्लियर है, अब बंगाल की राजनीति में घुसपैठ सिर्फ इलेक्शन स्पीचेस का मुद्दा नहीं रहा, यह अब ग्राउंड रियलिटी और नेशनल डिबेट दोनों बन चुका है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।